जय हिंद साथियों। 4 बजे 2 दिन पहले इंडिया अलायंस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक दिल्ली में शरद पवार के घर पर और उससे तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य चुनावी मुनादी हो चुकी है। अब यह मान लीजिए और यह भी मान लीजिए कि सब कुछ एक ही दिन एक ही वक्त यूं ही नहीं हो रहा है। अगर इन परिस्थितियों के भीतर मौजूदा राजनीतिक सत्ता के सामने कोई सबसे बड़ी अड़चन है तो राहुल गांधी की वह राजनीतिक रणनीति है जो सत्ता और सरकार को परेशान किए हुआ है। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से एक बात राहुल गांधी को बिल्कुल समझ में आ गई कि दरअसल इंडिया के आसरे अगर चलना शुरू हर कोई कर दे तो फिर जीत पक्की है, क्योंकि जीतेगा इंडिया ही, जीतेगा भारत ही। और शायद इसीलिए आज जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई तो होते होते इस बात पर एक सहमति हर किसी की दिखाई दी कि दरअसल इंडिया का उम्मीदवार, इंडिया का मुद्दा और इंडिया की रैली यानी सब कुछ साझा रहेगा। लेकिन उसके भीतर की परिस्थितियां बहुत साफ बतलाती है कि जो मुद्दे रहेंगे वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से रेंग सकते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के जरिए ना तो आरएसएस को निशाने पर लेने से बचना चाहते हैं और ना ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को करप्शन के दायरे से बाहर करना चाहते हैं। यानी मुद्दा करप्शन का होगा तो भी उसके कटघरे में प्रधानमंत्री मोदी को खड़ा किया जाएगा, और जब आरएसएस का होगा तभी उसका विचारधारा और उसके एजेंडे के जरिए बीजेपी ने इस देश के भीतर में जो भी नफरत की लकीरें खींची है उनके खुले तौर पर जिक्र होगा। यह हो सकता है कि अलग अलग राज्यों की राजनीति कुछ अलग दिशा के जरिए जीत पकड़ ले, तो ऐसे में साझा रैली कहे या इंडिया की रैली कहे यह मायने रखेगा, और ऐसे में इंडिया के या साझे मुद्दे मायने रखेंगे। और इन 2-3 प्रक्रियाओं के साथ जो प्रचार प्रसार है वह भी साझा होना चाहिए। यानी सहमति की मोटी लकीर अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बन चुकी है तो मैसेज बहुत साफ है कि इसके बाद सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है वो राज्यवार तरीके से राज्यों की इकाई तय करेगी। लेकिन राज्यों की इकाई के जरिए एक बात पर सहमति शुरू में ही हर किसी को दे देनी होगी और दे दी गई। दरअसल 1 to 1 होगा, यानी एक तरफ बीजेपी या एनडीए का उम्मीदवार होगा तो दूसरी तरफ इंडिया का उम्मीदवार होगा। लेकिन बात यहीं पर नहीं थमती है। दरअसल इस देश के भीतर की राजनीतिक और रणनीति दोनों को समझने और साधने के लिए 4 स्तर पर कार्रवाई करना ही होगा। 3 छत्रक ऐसे हैं जो अपने रास्ते चल रहे हैं, जिसमें उसमें चौथा छत्रक उसका कौन सा रास्ता होगा कोई नहीं जानता है, तो उसको लेकर के एक रणनीति अलग से बनानी होगी। यह 3 छत्रक बहुत साफ तौर पर केसीआर यानी तेलंगाना के हैं, दूसरे जगन रेड्डी हैं जो आंध्र प्रदेश के हैं, और तीसरे नवीन पटनायक जो ओडिशा के हैं, और चौथे छत्रक के तौर पर मायावती को समझना होगा जो किस रास्ते जाएंगी कोई नहीं जानता है। तो इसको लेकर के रणनीति इंडिया कौन सी बनाएगी इस पे एक हिस्से की अलग निर्णय लिए जाएंगे। दूसरा बड़ा निर्णय है कि एक ऐसी सीटें है जहां पर गठबंधन टूटा, और गठबंधन टूटने का मतलब यह है कि महाराष्ट्र और बिहार, और यह 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर मैक्सिमम सीट एनडीए को मिली या कहे भाजपा को मिला। दोनों जगहों को कुल 88 सीटों को अगर जोड़िएगा तो जरा आप कल्पना कीजिए कि उसमें से 80 सीटें एनडीए के पास चली गई। 80 नहीं कहिए 82 सीटें चली गई एनडीए के पास, जिसमें बीजेपी के पास अपने तौर पर 42 सीट और उनके सहयोगियों के पास 40 सीट। जो सहयोगी थे वह भाजपा के साथ छोड़ चुके हैं, उसमें नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे और शरद पवार। यह एक दूसरी रणनीति है जिसमें गठबंधन के आश्रय आने वाले वक्त में इंडिया कौन सा कमाल करने वाला है और कौन से मुश्किल भाजपा के सामने इस दौर में आकर के खड़ी हो चली है जहां वो छटपटा रहा है, और उसको लेकर के एक दूसरा चैप्टर खुला। तीसरा चैप्टर इस देश के भीतर में उन राज्यों पर जहां पर परिस्थितियां बतलाती है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ कैसे पंजाब और दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वामपंथी और कांग्रेस एक साथ कैसे खड़े होंगे। यह 2 राज्य और 3 पार्टियां बड़े मायने रखते हैं। इसको लेकर के एक तीसरा चैप्टर है, और इसके बाद कांग्रेस की अपनी रणनीति किस जगह पे किस तरीके से काम करेगी यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ 10% है 2019 के चुनाव को लेकर। और राज्यों में भी अगर आप 2-4 राज्यों को थोड़ा सा हटा दीजिएगा तो मुश्किल है कांग्रेस के सामने। लेकिन इस दौर में जो 2-4 राज्य हटाने का जिक्र कर रहे हैं वो अगर उस रास्ते कांग्रेस आने वाले 4-5 राज्यों में बढ़ गई तो फिर खतरे की घंटी भाजपा के सामने खड़ी है। और शायद यही वह वजह है कि हर वो दिन किसी बड़े निर्णय का मोदी सरकार उसी दिन को चुनती है जिस दिन इंडिया का कोई बैठक हो, इंडिया का कोई ऐलान हो, इंडिया किसी दिशा में निर्णय ले रहा हो, या इंडिया के जरिए यह मैसेज जा रहा हो कि इंडिया ब्रांड अब देश में छा जाएगा।
तो इंडिया ब्रांड को भी खत्म करने के लिए भारत को दोबारा से पुनर्जीवित अपने तौर अपने सियासत के जरिए करने की कोशिश भाजपा में है, और भाजपा ने किया यही। एक तरफ कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही थी 2 दिन पहले, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम लोगों के साथ बैठ करके चुनाव का घटावार बीजेपी हेडक्वार्टर में कर रहे थे, जहां पर इस बात का जिक्र हो चला है कि क्या वाकई इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद कोई ऐसी स्थिति आ जाएगी जहां पर 2024 को लेकर के बीजेपी रणनीति बनाए और मोदी का जीत हो जाए। मोदी का चेहरा ही एकमात्र तरीका है जीतने का, यानी चूल्हे इस तरीके से हिल गया है कि अब दूसरा कोई रास्ता बचता नहीं है। तो एक रास्ता हिंदुत्व के रास्ते जाता है, और हिंदुत्व के आश्रय इस दौर में सनातन को लेकर के जो शोर है और अयोध्या के राम मंदिर को लेकर के जो शोर उठने वाला है, उसको अपनी झोली और पोटली में कैसे समेटता है, और रणनीति इसकी भी तैयार किया जा रहा है, या उस दिशा में भाजपा का कदम बढ़ चुका है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के चेहरे के आश्रय या उसको खारिज करके भाजपा जीत नहीं सकती है, क्योंकि भाजपा के पास बताने के लिए इस चेहरे के अलावे कुछ भी नहीं है। यानी कि शायद इसलिए भी कि आखिरी क्षणों में यह निर्णय 2 दिन पहले लिया गया कि किसी भी हालत में बीजेपी हेडक्वार्टर में जश्न होगा और प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान किया जाएगा, वाहवाही होगी, बताया जाएगा दुनिया भर में डंका बज चुका है। ऐसा कूटनीति इससे पहले किसी राष्ट्राध्यक्ष ने नहीं किया, जो मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दी। लेकिन राजनीतिक का उससे सध जाएगी, क्योंकि एक आम आदमी या वोटर जिसको बीजेपी भाजपा अपने साथ लेना चाहती है, उसे तो नहीं पता कि G20 होता क्या है। और G20 जिसे पता है, उसके सामने महंगाई, बेरोजगारी, उसके सामने टैक्स पेयर के पैसे को लेकर के वो सोच रहा है। उसके भीतर, इस देश के भीतर में कोर सेक्टर की नेगेटिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डूबना है, इस देश में जो मुश्किल हालात है एमएसएमई की है उसको लेकर के, स्टार्टअप को लेकर के सवाल है। यानी मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और हायर क्लास G20 को लेकर के उनकी समझ मोदी की चकाचौंध तले राजनीतिक तौर पर गायब हो जाए, या हो नहीं सकता। तो जिन दिशा में भारत की राजनीति इंडिया के जरिए जा रही है, और इंडिया की हर बैठक के साथ सत्ता की धड़कनें बढ़ती जा रही है, और वो कोई बड़ा निर्णय बताने और दिखाने के लिए मीडिया के सामने एक ऐसे ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना शुरू करता है जो समूचा मीडिया वहीं सिमट जाए। और यह परसों भी हुआ, जब बीजेपी हेडक्वार्टर में समूचा मीडिया शिफ्ट हो गया। और इंतजार है, अगर इंडिया बैठक का या उसके भीतर लिए गए निर्णयों का हुआ, तो इंडिया बैठक में भी ने मान लिया अपने तौर पर कि मीडिया के आश्रय लड़ाई नहीं लड़नी है। मीडिया अपने तौर पर जो काम करता है करे, लेकिन दूसरी तरफ संवाद लोगों से बनाना है। इसलिए रैलियां जो वो इंडिया की रैली होनी चाहिए, और उसके भीतर इंडिया के मुद्दे होने चाहिए। इसकी शुरुआत हर हाल में होना चाहिए, 2 अक्टूबर से हो जानी चाहिए। उसके समानांतर कांग्रेस अपने तौर पर जो रणनीति बनाती है, उसमें इंडिया का सहयोग कैसे रहेगा, उस दिशा में भी हर किसी को झांकना है। शायद 2 लोकसभा चुनाव की हार के बाद अब समूचे विपक्ष, समूचे छत्रक या राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी या सहयोगी पार्टी, एक बात तो उन्हें समझ में आ गया है कि अब अगर सौदेबाजी करते रहेंगे तो सौदेबाजी के आश्रय पीछे अगर हट गए तो इस देश की जनता बख्शेगी नहीं, और उसके निगाहों में इंडिया समा चुका है। तभी तो दुबई ने श्रीलंका के राष्ट्रपति ममता बनर्जी से एक सवाल पूछने का आग्रह करके नहीं कतराते हैं कि दरअसल इंडिया की अगुवाई कहीं आप तो नहीं करेंगे। और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री है वो कहती है कि भारत में लोकतंत्र है और हम लोकतांत्रिक तरीके से जनता पर इसे छोड़ते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी इंडिया को लेकर के गूंज है। यह कहना उतना साफ नहीं है। इसके आगे की लकीर यह है कि मौजूदा समय में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जो दुनिया भर में मैसेज इस दौर में जो गया है, और G20 के साथ भी गया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ आर्थिक सौदेबाजी के तहत पुणे प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में नहीं करने दिया जाता, और अपनी बात कहने के लिए वो वियतनाम जाते हैं और वहां पे कहते हैं कि मानव अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, सिविल सोसाइटी की स्वतंत्रता, इन सबको देखना चाहिए। और यह बात मोदी जी से हुई है। यूं ही नहीं कहा जाता है ये सब। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के ऊपर हर किसी का नजर है। भारत एक बड़े बाजार में तब्दील हो चुका है, बदल चुका है, इससे इनकार कतई नहीं किया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी की पूरी राजनीतिक रणनीति जो पूरे दिन से रही, यानी पटना से निकल करके बेंगलोर और मुंबई तक में जिस लकीर को खींचते चले गए, उस लकीर का एक ही मतलब है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया। और इस इंडिया के भीतर का सच क्या है, आइए एक एक पन्ने को पलट करके आपको बताते हैं। यह पन्ने इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दुनिया के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भाजपा एक चेहरे में सिमट गया है। एक मुद्दे के आश्रय वो खड़ी है, और उसमें हिंदुत्व का राग वो दोबारा आलापना चाहता है। यानी भाजपा 2024 में मोदी सत्ता कोई रिस्क अपने चेहरे और अपने पुराने एजेंडे को छोड़ने की स्थिति में कतई नहीं है। और चेहरा दूसरी तरफ इंडिया के पास नहीं है, और वह इंडिया अपने तौर पे कह रहा है कि हम सभी एक साथ हैं। तो क्या इसीलिए हर उस दिन को चुना जा रहा है जिस दिन के जरिए इंडिया की विस्तार की परिस्थितियां सिमटती हुई दिखाई पड़ती है? और दूसरा सच जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के भीतर फैक्ट के साथ अब निकल करके आने लगा है, और हर कोई समझने लगा है कि कर्नाटक में, हिमाचल में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, दिल्ली में, पंजाब में
यहां पर क्या कुछ हुआ, यहां पर सिर्फ दिल्ली माइनस कर दीजिएगा तो बाकी जगहों पर बीजेपी को हार मिली है। महाराष्ट्र और बिहार के भीतर गठबंधन ने साथ छोड़ दिया है। दक्षिण का सुपड़ा साफ हो गया है पूरे तरीके से। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बीजेपी की सत्ता कहीं पर नहीं है। कर्नाटक और तेलंगाना में जो हुआ उसे अब गंवाने की स्थिति। आप 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ वहां गए, जीते कैसे यह सवाल है, तो बचे कुल मिलाकर के 5 राज्य, गुजरात, यूपी, उत्तराखंड, असम और हरियाणा। लेकिन हरियाणा में भी गठबंधन के साथ खड़े हैं, यानी गठबंधन नहीं तो अल्पत में आ जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के 4 ही राज्य हैं जहां पर अपनी बूते भाजपा की सरकार चल रही है। यह पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा, इसके ठीक समानांतर राष्ट्रीय तौर पर जब इंडिया कहेगा तो बीजेपी को लेकर के साफ उसे कहना होगा कि एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी इंस्टीट्यूशनल, एंटी इंडियन कल्चर, जो इंडिया के बोल है उसमें मोदी के करप्शन और हिंदुत्व की गलत परिभाषा और अपने अनुकूल परिभाषा गढ़ने की सोच है। वो 2 पॉइंट उस भीतर राहुल गांधी के साफ तौर पर कि आपको मोदी सरकार को भी करप्शन के दायरे में खड़ा करना होगा, बताना होगा कि इन्होंने इस देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया, इन्होंने हिंदुत्व को भी बिगाड़ कर इस देश के सामने प्रस्तुत किया, या हम बताएंगे। यानी जिन राज्यों के साथ ये राबरी, ये मुश्किल है, ये राष्ट्रीय तौर पर इस मुद्दों को समझे जहां पर लोकतंत्र, संविधान, संस्थान और भारत की संस्कृति का सवाल है, उनको जोड़ने की प्रक्रिया में ला करके खड़ा कर दिया। अब इसमें अगला सवाल था कि क्या वाकई कांग्रेस की कोई अलग रणनीति है? कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की दिशा में भी जाएगी? बिल्कुल नहीं। रणनीति इस रूप में तैयार है कि ऐसा न लगे कि दरअसल विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लोकसभा का चुनाव भी हो। राज्य दर राज्य के भीतर अगर राज्यों की राजनीति रेंग रही है और दूसरी तरफ एक राष्ट्रीय तौर पर एक चेहरा भाजपा की अगुवाई करते हुए बाजार में निकल करके आया, ऐसा बिल्कुल नहीं। दरअसल देश और इंडिया को लेकर के जो सवाल है उसमें बहुत साफ तौर पर है कि लोकसभा की वोटिंग का पैटर्न विधानसभा की तर्ज पर हो सकता है, लेकिन वह इंडिया यानी नेशनल लेवल पर वोटिंग हो रही है, यह मैसेज जाना चाहिए। यानी चेहरे पर इस टेक लगाइएगा या भारत पर स्टेक लगाइएगा। यह परिस्थिति एक झटके में 2024 के चुनाव के मद्देनजर जो पहली 5 राज्यों के चुनाव है उसी से बनने शुरू हो जानी चाहिए। यानी 2024 के चुनाव को लेकर के अक्टूबर के महीने में 2 अक्टूबर से रैलियां शुरू हो जाएंगी और नोटिफिकेशन भी अपने तौर पर चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन भी जारी करने का उम्मीद है। यहाँ पे सवाल है कि कांग्रेस का 10% से वोट बढ़कर के 60% हो सकता है क्या? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 250 से 300 सीट कांग्रेस लड़ेगी। यह अभी सीट शेयरिंग नहीं हुआ, लेकिन एक मैसेज जो निकल करके आ रहा है वो बहुत साफ तौर पर यह बता रहा है कि जब 1-1 यानी एक आमने सामने की परिस्थिति होगी तो उसमें कौन कहां कैसे किस रूप में होगा, इसमें बेहतरीन स्ट्राइक रेट जिन छत्रकों का है, जिन सहयोगियों का, उन 5 छत्रकों में से केसीआर और जगन रेड्डी यह दोनों भाजपा के साथ खड़े हैं। नवीन पटनायक को भी उसमें ले लीजिए, लेकिन वो अपने बूते लड़ने वाले हैं। ममता और हेमंत सोरेन, तो हेमंत सोरेन अपने लोकसभा चुनाव को लेकर के उतने मजबूत नहीं है जो कांग्रेस के साथ मिलकर के खड़े हो सकते हैं। स्टालिन मजबूत है, ममता बनर्जी मजबूत है। अब यहां से सवाल असल शुरू होता है कि वह 4 पायदान कौन से हैं जिसके जरिए स्ट्रेटेजी को बनाया जा रहा है। और 2 दिन पहले बैठक में बिहार से तेजस्वी तो पहुंचे, लेकिन ललन सिंह नहीं पहुंचे, उनके बदले उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर दूसरा कोई मौजूद रहा। संजय राउत तो शरद पवार पहुंचे महाराष्ट्र से, वहां पर संजय झा की मौजूदगी, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर से, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से, जावेद अली खान समाजवादी पार्टी से, सीपीआई से डी राजा, दूसरी तरफ सीएचओ सीपीएम से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हेमंत सोरेन, कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल, टीएमसी के नेता को आज ईडी ने बुला लिया। अभिषेक बनर्जी को तो उनकी कुर्सी खाली रखी गई इस मैसेज के साथ कि वो यह स्थिति और ये घबराहट जिस दिन बैठक हो रही है उसी दिन ईडी बुलाती है, उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत भाजपा हेडक्वार्टर में होता है और बीजेपी चुनावी घटा जोड़ करने में लग जाती है, जिसको राष्ट्रीय तौर पर कवरेज मीडिया दे ही देगा क्योंकि वह अपने घर की चीज है। अब लेकिन इसके भीतर की अगला सवाल जो है वो सबसे बड़ी मुश्किल, भाजपा की धड़कनें बढ़ी हुई क्यों है? भाजपा की धड़कन बढ़ने का 3-4 कारण है। दक्षिण के भीतर की 128 सीटें, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक और तेलंगाना के यहाँ पर 29 सीटें बीजेपी ने जीते, जिसमें कर्नाटक में 25, 4 तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, केरल में 1 भी सीट में। अब इन 29 सीटों में लेकर के कर्नाटक सबसे बड़ा सवाल हो चला है और हड़बड़ाहट ऐसी है कि अभी से ही 4 सीटें जेडीएस को दे दी गई। आप लड़िएगा, लेकिन आप हमारे साथ खड़े रहिए, आप इंडिया के साथ मत चले जाइएगा। तो देवगौड़ा ने हाथ जोड़ लिया। लेकिन सवाल है कि अब जो परिस्थिति जिस तरीके से राज्यों के चुनाव परिणामों पर जो असर डालते हैं, वो मैसेज बहुत साफ है कि क्या आधे से भी कम हो जाएंगे। 29 सीटें हैं तो क्या यह खिसक कर 14 सीटों में होगी या और भी कम हो जाएगी, या और भी कम हो सकती है, क्योंकि तेलंगाना के भीतर भी केसीआर इस बात को समझ गए हैं कि भाजपा के साथ खड़े तो रहिए, लेकिन अपनी पार्टी को डुबो करके मत खड़े रहिए। दूसरी बड़ी बात जिसका जिक्र महाराष्ट्र और बिहार को लेकर के हो रहा है, जहां की 88 सीटें हैं कुल, वहां पर बीजेपी ने 42 सीटों पर चुनाव लड़ा और 40 पर जीत मिल गया।
सहयोगियों दलों ने 46 सीटों पर चुनाव लड़ा और 40 पर उन्हें भी जीत मिल गया। और ये 40 सीटों पर जो सहयोगियों को जीत मिली थी वह बीजेपी का साथ छोड़ करके निकल गए महाराष्ट्र और बिहार में। और जो जीत मिली थी बीजेपी को वह इनके भरोसे भी मिली थी, जो वोट ट्रांसफर नीतीश के भी हुए होंगे, वोट ट्रांसफर तो शिवसेना के भी हुए होंगे, वोट ट्रांसफर तो दोनों जगहों पर अगर इस रूप में हुए हैं तो इसका मतलब साफ है कि अब मुश्किल में है क्या ये इन 88 सीटों पर, जहां पर मैक्सिमम 88 में से 40 सीटें जीतती है भाजपा और 40 से सहयोगी जीतते हैं, तो क्या 40 को सीधे माइनस कर दिया, या जो 40 बीजेपी ने जीती है वह भी क्या आधी होने वाली है? दूसरा संकट दक्षिण के बाद यहां पर है। तीसरा संकट जो सबसे बड़ा है वो कांग्रेस को लेकर के है, जो 152 सीटें, यहां पर 10% स्ट्राइक रेट कांग्रेस का रहा है। और उसके दायरे में वह राज्य है जहां पर चुनाव भी होने वाले हैं और वह राज्य जहां पर कांग्रेस चुनाव जीत भी चुकी है। कर्नाटक, हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात। 152 में से बीजेपी ने 140 सीटें जीती थी। 140 सीटें ये हाइट मैक्सिमम पे। और यहां पर मुश्किल यह है कि कर्नाटक में मुश्किल, हिमाचल में मुश्किल, मध्य प्रदेश में मुश्किल, राजस्थान में मुश्किल, छत्तीसगढ़ में मुश्किल, असम में भी मुश्किल और हरियाणा में भी मुश्किल, उत्तराखंड में भी मुश्किल और गुजरात में भी एक तरफा हो सकता है। अगर यह परिस्थिति बनती है तो 140 का स्कोर से सीधे आधे पे आकर के टिक रहे हैं, लेकिन मुश्किल हालात तो हैं। लेकिन मैक्सिमम पर जीती हुई 152 में से 140 सीट जीतना कोई आसान काम तो नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर जो सवाल है कि एक तरफ एक चेहरा है, दूसरी तरफ कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं है, लेकिन कांग्रेस अपने तौर पर सबसे बड़े ताकतवर विपक्ष के पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के साथ आकर के खड़ी है और मैसेज दे रही है कि जो बिखरा हुआ समुदाय है, जो बिखरा हुआ वोट बैंक है, या जो तैरता हुआ वोट बैंक होता है जो पता नहीं कब चुनाव के वक्त किस दिशा में चला जाए, उसको साथ लाने के लिए उनके मुद्दों को उन्हीं के समुदाय विशेष से उठे हुए लोगों से अगर कहलवाया जाए, बतलाया जाए, सुनाया जाए तो इंडिया का मैसेज अगर इस रूप में हो तो क्या होगा। तीसरी घबराहट बीजेपी की, भाजपा की यहां पर है क्योंकि वो मैक्सिमम पर है। और चौथी परिस्थिति इंडिया के साथ जुड़े हुए सीटों को लेकर के है। इंडिया का फैसला कहां होना है? गठबंधन को लेकर के पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में, उड़ीसा कह भी नहीं सकते, वहां पर बीजेपी है और अपने तौर पर नवीन पटनायक हैं, उनकी पार्टी है, और वहां पे फिर कांग्रेस है। लेकिन तेलंगाना है, पंजाब है, दिल्ली है, इन जगहों की सीटों को अगर देखिएगा तो 194 सीटों में से बीजेपी ने 115 सीटें जीती। दिल्ली पूरी की पूरी जीत गई। एक लिहाज से समझिए कि उत्तर प्रदेश में 62 सीटें जीत गई। पश्चिम बंगाल में उसका भी रिजल्ट अच्छा रहा, 18 सीटों का। तो क्या यहां पर भी उसको झटका लगने वाला है? क्योंकि अगर आप इंडिया के पास 44 सीट, अदर्स के पास 34 सीटें हैं, जो किसी के साथ नहीं खड़े थे उनके पास, जिसमें अकाली आते हैं, जिसमें केसीआर आते हैं, जिसमें नवीन पटनायक आते हैं, यह मैसेज बहुत साफ है कि यह जो पूरी की पूरी मीटिंगों का तालमेल है उससे बीजेपी की घबराहट इस बात को लेकर के है कि अगर हम मैथमेटिक्स के सहारे चल रहे हैं तब तो हमारा पूरा छप्पर उड़ने वाला है, लेकिन हम केमिस्ट्री के भरोसे चले और केमिस्ट्री के जरिए मोदी के चेहरे को इस सामने रखा जाए और बार बार इस बात को रखा जाए कि यहां पर एक चेहरा है, वहां तो कोई चेहरा नहीं है, तो क्यों नहीं ऐसा होगा कि सब चेहरे के साथ खड़े होंगे। यह पहला हिस्सा है स्ट्रेटेजिकली भाजपा के लिए। भाजपा के पास दूसरा हिस्सा है, क्या हिंदुत्व का राग कमजोर पड़ जाएगा? इस दौर में राहुल गांधी का हिंदुत्व का जिक्र करने लगे राहुल गांधी भी, और भाजपा से कहने लगे कि अपना आपको तो पता ही नहीं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, आपको न वो मोदी जी ने गीता पढ़ा न ये, तो उस दायरे के भीतर कटघरा बना करके उसके भीतर राहुल गांधी को कैसे खड़ा किया जाए? क्योंकि सबसे जो रिकॉग्नाइज्ड चेहरा इस देश के भीतर समूचे विपक्ष का वो राहुल गांधी का है, और वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर है। यानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जो अपने छवि गढ़ते हैं, उसके समानांतर भारत की राजनीति से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई चेहरा प्रभावित करता है तो वो राहुल गांधी का है। और वह पहली लेगेसी है। वहां पे दूसरी तरफ मौजूदा वक्त में जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के प्रति मैसेज, आपके हर एक मैसेज जो फैल दिया कि वो इंडिया के हर बैठक के दिन, हर इंडिया के हर बड़े निर्णय के दिन वो बीजेपी भाजपा कोई ऐसा सिगुफा छेड़ता है जो आने वाले वक्त में, या वो आने वाले वक्त में सिगुफा छेड़ेगा जिसमें राजनीतिक में वोटों का ध्रुवीकरण इंडिया के अनुकूल ना हो। यह पहला सच। दूसरा मैसेज, इंडिया का ही सब कुछ है और सारी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के साथ खड़ी है, सिवाय इसके कि जब जनता पार्टी बनी थी तो एक झंडा था, एक चुनाव चिन्ह था। इस वक्त राज्य दर अलग अलग चुनाव चिन्ह हैं और वो इंडिया के स्वरूप को पूरे देश में फैला रही है। तो दूसरी तरफ भाजपा घबरा रही है कि क्या वाकई वह चेहरा जो 2014 में था, वही चेहरा जो 2019 में था, उसी चेहरे के आश्रय 2024 में जीत मिल जाएगी क्या? क्योंकि आरएसएस ने तो सवालिया निशान एक चेहरे के आश्रय जीत को लेकर के मुश्किल किया है। और तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो है, उसमें बड़ा सवाल पहली बार निकल करके आ रहा है कि जब स्पेशल सत्र बुलाने का ऐलान हुआ, जब इंडिया की जगह भारत का जिक्र हुआ,
जब सनातन को लेकर के शोर पूरे देश में मच गया, तो इन परिस्थितियों में क्या कोई ऐसा मुद्दा उठाने की भाजपा सोच रहा है या मोदी शाह अपने तौर पर सोच रहे हैं जो पूरे चुनावी गणित के समीकरणों को बदल दे, बिगाड़ दे या रोक दे? क्या ऐसा हो सकता है? हो कुछ भी सकता है। और पहली बार इंडिया के भीतर इसको लेकर के भी चर्चा हो रही है कि सहज मत रहिए, सामान्य तौर पर चुनाव होंगे, कुछ असहज रहिए कि बहुत निर्णय इस दौर में सत्ता को लेने हैं, क्योंकि वह सत्ता को छोड़ने को तैयार नहीं है और इसीलिए वह रणनीति नए तरीके से गढ़ने और बनानी है। और उसके लिए मीडिया नहीं, अपना समानांतर सोच को रखिए और जनता से जोड़ने का प्रयास कीजिए। यानी पहली बार किसी चुनाव में उस मीडिया को दरकिनार करने की स्थिति में वह इंडिया अलायंस आकर के खड़ा हो गया, जहां उसे कल तक लगता था कि मीडिया साथ नहीं दे रहा है। अब वो कहता है हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों के साथ संवाद बनाएंगे। और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा क्रम भी आपको नजर आएगा। और जो इंडिया की साझा रैलियां होगा इस देश के भीतर में, उसमें हर मंच पर हर नेता की मौजूदगी और जो मुद्दे उठेंगे, इस देश से जुड़े हुए हर तबके से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया भी जाएगा। यह घबराहट तीसरी बड़ी घबराहट है, सत्ता के भीतर की बड़ी हो चली है। इसीलिए सत्ता को लेकर इंडिया को लगने लगा है कि यह कौन सा निर्णय कब ले ले, ये तैयारी पूरी रखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगेगा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।